नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन जितने हुए थे उसके देखेंगे हम लोग। यह 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, साथ साथ 66वीं जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला बीपीएससी का, उसके लिए यह समान रूप से लाभदायक रहेगा। आइए तो हम लोग पूरे वीडियो इस क्रम में देखेंगे। पहले किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके बाद उसके होने वाले कारण, क्यों हुआ आखिर किसान आंदोलन बिहार में। उसके अलावा जो कार्यक्रम है उसको भी देखेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्वामी विद्यानंद की भूमिका है, सहजानंद की भूमिका है, कृष्ण सिंह है, यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, साथ में राहुल संस्कृतायन, वो अन्य नेताओं की जो भूमिका है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके देखेंगे इनके द्वारा जो कार्य किए गए उसका क्या परिणाम क्या निकला, परिणाम को देखेंगे। और इसकी जो आलोचना की जाती है उसको देखेंगे। और अंत में हम लोग निष्कर्ष मूल्यांकन देखते हुए अंत करेंगे इस वीडियो का। तो देखिए, बीपीएससी में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं किसान आंदोलन से बिहार के, तो वो इस प्रकार से पूछा गया था कि स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। यह 43वीं बीपीएससी में हुआ था, पूछा गया था ये प्रश्न। ये 2001 में हुआ था ये एग्जाम। तो ध्यान रखिए, क्या किसान आंदोलन में खासकर जो चंपारण किसान आंदोलन है उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में और पीटी में भी। और प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न आते हैं। ये जो आपका जो अभी पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो देखने वाले हैं, यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में लगभग प्रत्येक साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं बिहार में किसान आंदोलन से। तो आइए हम इसको देखेंगे बिना किसी तरीके। इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। और साथ ही आप एडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं किसान आंदोलन बिहार में। तो पृष्ठभूमि क्या थी पहले इसको देख लेते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन ब्रिटिश शासन एवं उसके सानिध्य में जमींदारों, देसी रजवाड़ों के आर्थिक शोषण चक्र के विरुद्ध जन्म लिया था। तो कहीं न कहीं यह ब्रिटिश शासन और उसके जो सबऑर्डिनेट थे, मतलब जमींदार जैसे हो गए, देसी रजवाड़े हो गए, इन सब के द्वारा जो है बहुत सारा ऐसे नीति बनाई गई थी जिससे जो किसानों का शोषण, आर्थिक शोषण बढ़ गया था। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। उसके अलावा क्या है कि जमींदारी व्यवस्था ने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया था। तो जैसे कि जो 3 तरह के जो पूरे भारत भर में लगाए गए थे व्यवस्था लगान की, उसमें जमींदारी व्यवस्था जो थे उत्तर भारत में, खासकर जो बिहार, बंगाल, इस सब क्षेत्रों में लगाए गए। तो क्या हुआ था कि ये जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि भूस्वामी जमींदारों को माना जाता था। तो यह व्यवस्था ने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया था तथा ब्रिटिश शासन तथा जमींदारों की नीतियां कृषक विरोधी होने के कारण आंदोलन आवश्यक हो चला था। तो देखिए, कोई भी ऐसी नीतियां या ऐसा कोई लगान लगाया जाता था तो किसान के पक्ष का रखने वाला कोई मजबूत संगठन या मजबूत नेता कोई नहीं था। इस कारण से क्या है कि जो ब्रिटिश का और जमींदारों का शोषण जो किसानों के प्रति वो बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा क्या है, साथ ही किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने अन्य किसानों को शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। तो अगर आप बिहार में किसान आंदोलनों की जो सीरीज को देखेंगे तो वो एक तरह से आपको चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है एक बहुत लंबा सीरीज मिलता है। तो कहीं न कहीं ये चंपारण सत्याग्रह का जो सफलता था उसने भी जो अन्य किसानों को प्रेरित किया कि जो उसके शोषण हो रहा है, जो उस पर जो अत्यधिक लगान लगाया जा रहा है, उसका विरोध करे। तो मैंने इस चंपारण सत्याग्रह पे एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी लाभदायक रहेगा 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और 66वीं के पीटी के हिसाब से। तो इसका लिंक आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग जाके इस वीडियो को जरूर देखिए। इससे जो है मुख्य परीक्षा में प्रश्न जनरली पूछ लिए जाते हैं और पीटी के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कारण। पृष्ठभूमि देख लिया, अब कारण क्या है कि आखिर क्यों आखिर हुए इतना सारे किसान आंदोलन। तो देखिए, लगान की दर अधिक होना तथा लगान वसूली के तरीके कठोर एवं अमानवीय होना और कृषि सुधारों के प्रति ब्रिटिश शासन एवं जमींदारों की उदासीनता होना। तो देखिए, तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे पूरे भारत भर में किसान आंदोलन बहुत सारे हुए, तो उन सब का जड़ कहीं न कहीं एक समान रूप से आपको दिखेगा। जैसे कि क्या है कि लगान की दर अधिक होना, उसके बाद लगान वसूली के तरीके कठोर होना। अगर मान के चलिए वो समय पर लगान नहीं दी जाती तो उनकी जो कुर्की जब्ती कर दी जाती, उनकी जमीन को छीन लिया जाता था। और साथ में अमानवीय होना, मतलब कि बहुत सारे ये जो कृत्य थे वो अमानवीय थे।
और कृषि सुधार के प्रति ब्रिटिश शासन एवं जमींदारी का उदासीन रहना। तो कहीं कहीं आप अगर परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करेंगे तो जैसे जमींदारी व्यवस्था की बात करेंगे तो वो अंग्रेज द्वारा लाया गया था। तो और ये भी उम्मीद रखी गई थी कि जमींदार जब उससे लगान से जब उनका हिस्सा मिलेगा तो वो उस पैसे को जो है री इन्वेस्ट करेंगे आपका उसमें जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना ब्रिटिश शासन की तरफ से ना जमींदार की तरफ से। तो जो किसान की जो उत्पादकता है तो वो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो ज़्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन उस पर जो लगान था, उस पर जो शोषण था वो बढ़ा। लेकिन तो ये सब कारण रहे। साथ में क्या है कि महाजन के ऋण जाल, जैसे कभी क्या वो लगान नहीं दे पाने कारण या फिर कभी कभी पैदावार नहीं हुआ तो इस कारण से क्या है कि वो लगान चुकाने के लिए महाजन से ऋण लेते थे। तो क्या है कि ऋण में वो सूद बहुत ज़्यादा लगाते थे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। क्या है कि ऋण महाजन के ऋण जाल, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों का शोषण होता था। तो पुलिस भी उसकी कोई सहायता नहीं करती थी कि जो पुलिस होती थी यह जमींदार वर्ग से संबंध रखती थी। तो इस कारण से वे भी किसानों को शोषण में सहायता करते थे। साथ में क्या है कि संकट के समय किसानों हेतु राहत एवं छूट की व्यवस्था का अभाव होना। तो जैसा कि आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि 1934 के दशक में जो है 1934 में बिहार में एक बहुत मेजर भूकंप आया था। इसमें भी किसानों के राहत के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ये सब कारण भी था कि उनमें क्षोभ था ब्रिटिश और जमींदारों के प्रति। साथ ही कृषि का अलाभकार होना, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो ये सब जो है धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो निवेश पे कम ध्यान दिया गया, उसके उत्पादकता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इस कारण से धीरे धीरे कृषि जो है वो अलाभकर होता गया, क्योंकि उस पर लगान ज़्यादा लगता था और लाभ उससे कम होने लगा था। और साथ में क्या, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इससे भी जो है बहुत सारे जो खेती का पैटर्न है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा। अब इसके अलावा है कि वामपंथ का उभार प्रमुख कारण बना किसान आंदोलन का। और ये जो है वामपंथ का उभार, यह जो है धीरे धीरे किसानों में जो है एक तरह से उनको ब्रिटिश शासन के विरोध करने की जो है भावना, वो उसको प्रबल किया था। तो हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे किस प्रकार से वामपंथ ने जो है किसान आंदोलन को प्रभावित किया था। आगे देखते हैं हम लोग अब। तो अब हम लोग कार्यक्रम देखते हैं। तो कार्यक्रम किस प्रकार से स्टार्ट किया गया, तो क्या है पहला सीरीज। तो देखिए जून 1919 में मधुबनी के किसानों के लिए दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। तो जैसे कि ध्यान रखिएगा ये जून 1919 है। तो और जो चंपारण सत्याग्रह था यह अप्रैल 1919 17 की बात थी। तो उसके ठीक आप लोग 2 साल बाद देखेंगे यह जो दरभंगा राज के विरुद्ध जो है स्वामी विद्यानंद ने लोगों किसानों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा है इस संगठन की मुख्य विशेषताएं थी, तो देख सकते हैं इस प्रकार से है कि पहला है कि लगान वसूली के क्रम में राजा के गुमास्तों का विरोध करना। मतलब राजा द्वारा जो अधिकारी या फिर जो लोग निर्धारित किए जाते थे लगान वसूली के लिए, उसका विरोध किया जाता था। साथ में क्या है, जंगल से फूल और लकड़ियां प्राप्त करने के अधिकार की प्राप्ति। तो जो दरभंगा राज द्वारा है वो जंगल से फूल और लकड़ियां को प्राप्त करने का अधिकार है, उसको भी छीन लिया गया था। तो फिर वो अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया। देखिए जो लकड़ियां हैं तो यह फूड फॉल्डर फॉइल के फ्यूल के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यह जो जंगल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वहाँ के जो आसपास के रहने वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए। तो इस कारण ये 2 मुख्य मांगे थी, विशेषताएं थी इसकी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इधर के आंदोलनकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पर महाराजा दरभंगा के प्रभाव के कारण वह कांग्रेस इस आंदोलन के प्रति उदासीन रही। तो ये जो कांग्रेस है इसके दरभंगा राज के साथ अच्छा संबंध था, इस कारण से जो है इसके मांग को उन्होंने थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश किया। इस कारण से जो वहाँ के किसान थे उन लोगों के प्रति यह उदासीन रही। तो हताश होकर किसान ने हिंसा का रास्ता अपनाया। तो जब उनको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुना गया उनके बातों को, तो फिर उन्होंने हिंसा का रास्ता आगे अपनाया था। तुम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो ये फोटो जो देख रहे हैं तो ये फर्स्ट इंडियन नेशनल जो है 1885 में जो किया गया था उसका यह फोटो है। तो आप लोग यह कमेंट में बताया कि यह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था यह किस स्थान पे किया गया था। तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अगर पता है तो। यह उस टाइम की फोटो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन के समय। आगे बता दूं कि देखिए आगे क्या हुआ कि आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा,
भागलपुर और मुंगेर जिला तक हो गया। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो है आंदोलन यहाँ से स्टार्ट होकर, जैसे कि आपका पूर्वी चंपारण, इधर मधुबनी, इन सब क्षेत्रों में हुआ था, यहाँ से धीरे धीरे पूर्णिया, मधेपुरा हो गया, आपका भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, धीरे धीरे इन सब क्षेत्रों में या जिलों में यह फैलने लगा कृषक आंदोलन। क्योंकि यहाँ पे जो शोषण की प्रकृति थी और जो समस्याएं थी वो एक समान थी, तो इस कारण से यहाँ के लोगों द्वारा भी इसका विरोध किया जाने लगा। तो क्या है कि इधर क्या है, महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव खत्म करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन 1922 ईस्वी में कराया और इसे किसानों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता दी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महाराजा दरभंगा के द्वारा किस सभा का गठन कराया गया था और कब कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रांतीय सभा का गठन किया गया था जो 1922 ईस्वी में। इसका जो इसे किसानों का मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता दी गई थी। तो किसानों की बात रखने के लिए इस सभा का गठन कराया गया था। तो इससे क्या हुआ कि कालांतर में महाराजा दरभंगा ने किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली और यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। देखिए, कोई भी अगर आंदोलन है तो उसका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है, मांग होता है, उद्देश्य होता है। तो उस कुछ मांगों को स्वीकार करने से क्या है, धीरे धीरे वो आंदोलन जो है शिथिल होता जाता है। तो उसी प्रकार से दरभंगा महाराज ने भी यहाँ पे काम किया, कुछ आंदोलन के जो मुख्य बातें हैं उन्हें मान ली और बाकी धीरे धीरे आगे आंदोलन समाप्त हो गया। तो आगे है कि इस रूप से आप आगे देखते हैं कि मुंगेर में 1922 और 23 ईस्वी में तो किसान सभा का गठन किया गया शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा, कृष्ण सिंह द्वारा, और परंतु यह किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जिन्होंने 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना किया। तो ध्यान रखिएगा, तो किसान सभा का औपचारिक ढंग से गठन कब किया गया था, तो 4 मार्च 1928। यह पीटी के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो उससे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 4 मार्च 1928। तो फैक्चुअल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, तो यह डेट को याद रखना आवश्यक है। साथ में क्या है कि जो अनौपचारिक रूप से गठन किया गया था 1922-23 में किसान सभा का, तो उसमें जैसे कि शाह मोहम्मद जुबैर जो हैं, इनका, कृष्ण सिंह जी का और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में इन्होंने ये जो स्वामी सहजानंद है ये जुड़ गए थे और इन्हें औपचारिक ढंग रूप से गठन किया था किसान सभा का। तो इससे आप लोग एकदम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का कार्य किया था। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद जो है लगातार कई जगह पे, अहमदाबाद, खेड़ा, अवध, बहुत जगह पे जो है किसानों के द्वारा विरोध किया गया था। उसमें बहुत सारे नेता जो उभर के सामने आए थे, उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी जाके जो है 1929 में जो बिहार आए थे और यहाँ को जो किसान के चेतना जगाने का कार्य भी किया था। देखिए आगे क्या हुआ कि इस आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से एक और जमींदार वर्ग चिंतित हुआ और सतर्क हुआ, वहीं दूसरी ओर इसका दमन करने के लिए, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करने के लिए आरंभ इस उद्देश्य से राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी के नाम से संगठित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो थी यह एक तरह से जमींदारों की और जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उसका एक पार्टी था, ताकि वो किसानों की जो लोकप्रियता बढ़ी थी उसके एक काउंटर में ये खड़ा किया जा सके। आगे क्या हुआ, किसान सभा द्वारा 1933 में जांच समिति का गठन किया गया, जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। तो ध्यान रखिएगा 1933 में किसान सभा द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था। तो ये किसान सभा का फोटो देख सकते हैं, इस रूप से यह झंडा का प्रयोग करते थे। किसान सभा की लोकप्रियता में निर्णायक वृद्धि हुई। इसी काल में इसकी सदस्यता 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1933 के आसपास में जो है वर्षों में इसकी सदस्यता 2.5 लाख पहुंच गई थी। तो इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तो किसान सभा का यह झंडा है और लाल रंग का हुआ करता था। कहीं ना कहीं इससे जो है माओवादिस्ट लिंक जो है एक तरह से वामपंथी लिंक इसे जोड़कर देखा जा सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान सभा के बीच तालमेल भी बना रहा। तो यह क्या कि जो 1937 वाला जो इलेक्शन था उसके लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो किसान सभा से जो सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया। क्या है कि किसान का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो वोट को इधर से उधर कर सकता था। तो
1937 के चुनाव के पूर्व दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपने एक चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। मगर चुनाव के बाद जब बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी, किसान सभा के साथ मतभेद प्रारंभ हो गया था। तो इस कारण किसानों की समस्या का समाधान करने में हम यानी मंत्रिमंडल ने कोई अभिरुचि नहीं ली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो इसके इलेक्शन के पहले 1937 के इलेक्शन के पहले दोनों में गठबंधन हुआ था कि आगे जीतेंगे तो आप किसानी की समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चर्चा होगी उस पर। लेकिन क्या जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसके बाद क्या किसान सभा के साथ मतभेद प्रारंभ हो गया, उसको जो तवज्जो देना प्रारंभ नहीं किया, जो किसान संगठन की आकांक्षाएं उस पर यह खरा नहीं उतरा। तो ये देख सकते हैं ये फोटो में कि 1937 का जो इलेक्शन है उसका यह दिया गया है फोटो कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो विभिन्न ये जो देख रहे हैं ग्रीन में, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का विजित क्षेत्र है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो विजयी रही। उसके बाद ये यूनियनिस्ट पार्टी जो देख रहे हैं पंजाब, यह ब्लू रंग का है, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, यह भी इस क्षेत्र में विजित रहा। और जो यूनाइटेड पार्टी सिंध है यह भी इस क्षेत्र में विजित रहा। तो अगर इस बारे में अगर बोला जाए तो यूनाइटेड पार्टी के बारे में तो जो छोटू राम थे इनके द्वारा यह गठन किया गया था। साथ में जो और भी इसमें नेता थे इसमें गठन करने में यूनाइटेड पार्टी। अब आगे देखते हैं। तो एक तो इस प्रांतीय सरकार की शक्ति नाम मात्र की थी। दूसरी बात, कांग्रेसी नेतृत्व का एक वर्ग उन समस्याओं के समाधान के लिए उत्सुक नहीं था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो किसान के जो समस्याएं थी उसके लिए जो कांग्रेसी जो नेता थे उतना वो सॉल्व करने में उत्साहित नहीं थे। इस तनाव के कारण चंपारण, सारण, मुंगेर कि जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जलसों में भाग लेने से रोक दिया। तो जो देखिए पहले क्या था 1937 के पहले कि बहुत सारे जो सभा होते थे, जो जलसा होता था या रैली होती थी, उसमें जो है किसान सभा भी और जो आईएनसी है वो सम्मिलित रूप से भाग लेते थे। लेकिन क्या है कि इसके बाद जो तनाव बढ़ा तो उसके बाद इन सब जिलों हैं और अन्य जगहों पे भी जो है कांग्रेस के समितियों द्वारा अपने सदस्यों को किसान सभा के आंदोलनों में, सभाओं में, जलसों में भाग लेने से, रैलियों में मना कर दिया गया। तो इससे मतभेद जो उभर कर सामने आने लगा। तो इसी बीच में क्या होगा, मई 1930 में चौकीदारी विरोधी अभियान पूरे भारत में सफल रहा। तो ध्यान रखिएगा 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसके तहत जो है बिहार में एक चौकीदारी विरोधी अभियान भी चालू हुआ था, इसी के तहत हुआ था। तो ये अलग से नहीं था, इसी के तहत हुआ था। तो ये भारत में सफल रहा था। तो इसी में 1931 ईस्वी में जहानाबाद में किसानों के एक सम्मेलन में जमींदार जो थे, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति की स्थापना की, जिसके अन्य सदस्य थे श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, उसके बाद विपिन बिहारी वर्मा, बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्र, राधा गोविंद प्रसाद और कृष्ण सहाय थे। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से पीटीएम प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1931 में जहानाबाद में जो कृषक समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे और जो अन्य सदस्य थे ये सब थे। तो इन लोगों ने जो है जो जमींदारों के द्वारा जो किसानों को शोषण किया जा रहा था उसके संबंध में यह गठित किया गया था। अब देखते हैं कि 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसानों के अधिक हिंसात्मक हो गए थे। किसान जो है हिंसात्मक हो गए थे। तो प्रारंभ में ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो बिहार की स्पेशलिटी रही, विशेषता रही कि 1930 में मई में तो चौकीदारी विरोधी कर जो चौकीदारी कर दिया जाता था उसका यह विरोध किए देते हैं। और उसके बाद भी धीरे धीरे यह 31 में यह कांड हुआ कि जब उसके द्वारा जो किसानों को शांत करने के लिए, किसानों के जो शोषण हो रहा है उसके लिए समिति बनाई गई थी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1932 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में यह किसान जो है हिंसात्मक हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। अब यह जो फोटो देख रहे हैं यह फोटो है आपका स्वामी सहजानंद का, जो किस गांव का घूम के जो किसानों में जागरूकता का काम कर रहे थे, जगाने का कार्य कर रहे थे। यह फोटो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या होता है कि आगे किसान सभा के संगठन को बिहार में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा जैसे बहुत वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। तो स्वामी सहजानंद के अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे कार्यानंद शर्मा थे, राहुल संस्कृत्यायन थे। यह देखते हैं राहुल संस्कृत्यायन है।
देखिए, राहुल संस्कृत्यायन के बारे में कहा जाता है इन्हें चिर यात्री कहा जाता है। इनका असली नाम जो है, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो केदारनाथ पांडे था, लेकिन क्या है कि गौतम बुद्ध से प्रभावित थे तो उनके नाम पे इन्होंने अपने नाम राहुल कर दिया था, तो इनका नाम राहुल संस्कृत्यायन पड़ा। उसके अलावा क्या संस्कृत्यायन क्या है, लेखन के साथ राजनीति में भी उनकी खासी रुचि थी। वो जो है जिला कांग्रेस के मंत्री के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, तो कहीं ना कहीं यह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वामपंथी पार्टी थी, उससे संबंध भी इनका था। उसके बाद क्या अलग अलग विषयों पर राहुल संस्कृत्यायन ने 150 से ज़्यादा रचनाएं की थी, तो ये खुद अच्छे लेखक थे। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ और उनकी मृत्यु जो है 14 अप्रैल 1963 को हुआ। तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग इसको कि 9 अप्रैल की जन्म तिथि है और 14 अप्रैल 1963 की मृत्यु डेट है। और साथ में ही इन्हें बताते चलूँ कि उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जो है 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि ये इसी वर्ष जो है इनका देहांत भी हुआ था और इसी वर्ष जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं कि यह जो फोटो देख रहा है यह यदुनंद शर्मा का फोटो है। इनकी जो मूर्तियां भी बनाई गई है किसानों द्वारा, ये किसान वेश में है, ये ध्यान रखिएगा। तो राहुल संस्कृत्यायन के बारे में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 1938 ईस्वी में पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। तो जब यह गठन हुआ, जब इन सब नेताओं का जो सहयोग मिलना प्रारंभ हुआ, तो यह आंदोलन जो धीरे धीरे काफ़ी अच्छे स्तर पर फैलने लगा, जो स्थानीय स्तर पर जागरूकता हुआ किसानों के बीच में। उसके बाद 1938 में जो एक प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन, जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। तो इस रूप से देखा जा सकता है कि उस समय 1 लाख किसानों का जुटाव होना एक बहुत जो है एक बड़ा प्रदर्शन का स्वरूप प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं क्या होता है। 1935 ईस्वी में क्या हुआ, किसान सभा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी। ठीक है, तो 1935 में जो जमींदारी उन्मूलन का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया था किसान सभा द्वारा। तो किसानों की दूसरी मांग थी गैर कानूनी वसूलियां और काश्तकारों की बेदखली का अंत तथा बाकास्त जमीन की वापसी। तो यह जो देख रहे हैं ये 3 मुख्य मांगें, जो गैर कानूनी वसूलियां थी, जो अन्यायपूर्ण वसूलियां थी, जो लगान थे उसका अंत करना था, काश्तकारों को जो बेदखल कर दिया जाता था उसका भी अंत करना था, साथ में बाकास्त जमीन की वापसी है। तो किसानों पे जो है किसानों के द्वारा इस प्रकार की मांगों को उठाया जाता था। प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन यह सही रूप से आज़ादी के बाद ही यह किसान जमींदार उन्मूलन का जो है कानून लाया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ कि बकास्त जमीन का मुद्दा किसान सभा और कांग्रेस मंत्रिमंडल के बीच में विवाद का मुद्दा बन गया था। फलस्वरूप क्या है कि बिढ़िया टाल के इलाके में किसान की द्वारा जो है जमींदार उन्मूलन की मांग को लेकर एक वृहत आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। तो बकास्त भूमि का मुद्दा जो था यह कांग्रेस और किसान सभा के बीच में एक विवाद का मुद्दा था। तो देखते हैं हम लोग बकास्त भूमि होती क्या है। तो बकास्त भूमि रैयती होती है। यह वस्तु स्थिति यह है कि पहले सारी भूमि तो ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन उसने क्या किया, जमींदारों के माध्यम से लोगों को रैयत बनाया हुआ था। रैयत लोग जमीन के मालिक नहीं थे, तो फिर यही चाहते थे कि जो उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। तो बकास्त भूमि का जो मुद्दा था वो इससे संबंधित था। तो आप लोग समझ गए बकास्त भूमि किसे कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ कि इसमें कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। तो गया के यदुनंद शर्मा जो थे, यह यदुनंद शर्मा एवं अनवारी में राहुल संस्कृत्यायन ने किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो ये इनके जवानी का फोटो देख सकते हैं राहुल संस्कृत्यायन का। तो पीटी में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदुनंद शर्मा कहाँ से थे, यानी ऑप्शन दे देगा तो उसमें 4-5 जिला का नाम, तो उसमें गया सही होगा। और राहुल का संस्कृत्यायन के बारे में अगर पूछा कि वो किस जिला से थे या किस स्थान से थे तो कुछ ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से अनवारी जो है वो सही होगा। इसके अलावा क्या है कि कांग्रेस में उदासीन रहने के कारण अब किसानों का झुकाव है साम्यवादी दल के प्रति हुआ। स्वयं स्वामी सहजानंद ने भी साम्यवाद में अभिरुचि दिखाई। तो इस रूप से आप देख सकते हैं कि धीरे जब कांग्रेस समिति द्वारा उनके जो मांगे थी, उनकी जो समस्याएं थी, उन पर सही रूप से फोकस नहीं करने के कारण, उनका सॉल्व नहीं करने के कारण जो है ये किसान जो नेता थे वो वामपंथी की ओर वो झुक रहे थे, वामपंथी की ओर वो झुक रहे थे धीरे धीरे। तो जिसमें से आपका ये सब तो वामपंथी नेता थे ही, उसके अलावा स्वामी सहजानंद भी वामपंथ की ओर झुकने लगे।
तो ये से ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसका जो आप फोटो लोगो देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं यह पृष्ठभूमि जो है आपका वामपंथ से संबंध स्थापित कर सकती है। जो फोटो जो देख रहे हैं ये जो इसी रूप से झंडा जो है वामपंथी द्वारा लाल झंडा का प्रयोग किया जाता है और मजदूर सभा द्वारा भी इस प्रकार के झंडा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आधार पे और जैसे और अखिल भारतीय किसान सभा है उसी के आधार पे विभिन्न प्रांतों में भी प्रांतीय किसान सभा का भी गठन हुआ, जैसे अवध में, बिहार में, हरियाणा में, अलग अलग जगह पे प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया गया था। देख सकते हैं इस रूप से जो किसानों की भीड़ लगती थी। देखिए अब क्या है कि बकास जमीन के सवाल पर आंदोलन जो है 1938-39 ईस्वी तक अपने शीर्ष पे पहुंच चुका था। तो आप लोग देख चुके थे बकास भूमि क्या होती है, अब उसका जो है मुद्दा बहुत गर्म हो चुका था। लेकिन अगस्त 1939 ईस्वी में सरकार द्वारा घोषित अनेक सुविधाओं, नए कानूनों और लगभग 600 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से यह आंदोलन थम सा गया था। तो अगस्त 1939 में सरकार द्वारा जो है कुछ संशोधन किए गए, कुछ सुधार किए गए, नए नए कानून लाए गए और साथ में जो आंदोलनकारी जो नेता थे उन्हें 600 के लगभग नेताओं को गिरफ्तार करके ये आंदोलन को जो है वो शांत कर दिया गया था। कुछ इलाकों में 1945 ईस्वी तक किसानों ने फिर अंगड़ाई ली और उनका यह आंदोलन तब तक जारी रहा जब तक जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हो गई। तो एक किसान का जो शोषण का मुख्य कारण उन क्षेत्रों में था तो जमींदारी प्रथा थी। तो यह मांग जो है अंततः तब तक चलते रहा जब तक यह पूरा जमींदारी प्रथा जो है खत्म ना हो गई अच्छे से, आज़ादी के बाद भी। इसे जमींदारी प्रथा खत्म करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जैसे चौधरी चरण सिंह है, ये हरियाणा से संबंधित रखते हैं। तो ये वहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उसी तरह से बिहार के कृष्ण सिंह की बात की जाए, इन्होंने भी जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये किसान नेता के रूप में भी उभरे थे और फिर आगे जाके ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने रहे जो 1946 से 1961 के बीच में थे। इन्हें जो है बिहार केसरी कहा जाता। तो पीटी में प्रश्न पूछा था कि बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और श्री बाबू भी कहा जाता है। उसके अलावा क्या है कि ये देखिए गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने भी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये तीन जो नेता देख रहे हैं कि यह जो है आगे जो है स्थानीय स्तर से उठकर यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आए किसान आंदोलन की बदौलत ही, और आगे जब ये संसद में आए तब यह जो जमींदारी प्रथा का कानून था उसको उन्मूलन के लिए काफी जो दावेदार मजबूत दावेदार प्रस्तुत किए और ये धीरे धीरे जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। इन सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा भी अन्य नेता भी हैं, तो इन तीनों को प्रमुखता से आप लोग याद रखिएगा। कृष्ण सिंह तो बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि अब आलोचना जो की जाती है कि स्वामी सहजानंद की जो आलोचना की जाती है उसको किस प्रकार से की जाती है, तो देखिए तो यह है कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ साथ जमींदारों और जमींदारी प्रथा का भी विरोध कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के समय जमींदारों को अपना दुश्मन बना लेना समय की मांग नहीं थी। यही कारण था कि कृषक हित में जमींदारों के विरुद्ध किसी बड़े कदम को उठाने के लिए कांग्रेस परहेज करती थी। फलतः कांग्रेस और किसान सभा में मतभेद होते रहे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि उस टाइम में जो आंदोलन जितने भी चल रहे थे उसमें विभिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जैसे जो जमींदार वर्ग है वो आर्थिक रूप से भी सहयोग करते, तो वो नहीं चाहते थे कि वो जो किसान की जो मांग है या किसान की जो समस्याएं हैं उनको सही रूप से अगर उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए तो कुछ अन्य वर्गों में भी इसका असंतुष्टि होगी और यह कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको जो गति थी उसको वह धीमा कर सकता था। तो इस कारण से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है सही रूप से इस किसानों के मुद्दों को नहीं उठाया था। तो यह सब एक कारण था कि राष्ट्रीय आंदोलन को उनको गति देनी थी। तो आप साथ में यह देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस का जो फ्लैग था 1931 के दशक में कुछ इस प्रकार से था और किसान सभा का फ्लैग कुछ इस प्रकार से था। तो आप लोग आलोचना समझ गए क्यों आखिर नहीं किया गया था आईएनसी द्वारा सपोर्ट। तो यह उसका मुख्य कारण था राष्ट्रीय आंदोलन का उस टाइम में व्यापक जो वर्ग का जनसमर्थन प्राप्त करने के कारण यह नहीं की गई थी। अब देखिए क्या होता है, वस्तुतः स्वामी सहजानंद ब्रिटिश राज्य के साथ साथ जमींदारों के विरोधी आंदोलन चला रहे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति से मेल नहीं खाती थी। लेकिन उनका मूलभूत उद्देश्य जो है उस देश था जहाँ पे शोषित पीड़ित किसानों को मुक्ति दिलाना। मूलभूत उद्देश्य क्या था उनका? शोषित पीड़ित किसानों को मुक्ति दिलाना। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रश्न देखा था कि जो स्वामी सहजानंद की भूमिका थी और उसके संबंध में जो आलोचना थी उसे हम लोगों को करना था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे जो नेता हैं उनकी भूमिका देखी, उनके द्वारा कार्यक्रम देखे, साथ में स्वामी सहजानंद के जो विशेष संदर्भ में भी इससे हम लोग निष्कर्ष और अंतिम देखते हैं।
इसमें देख सकते हैं जो आलोचना की गई है स्वामी सहजानंद और किसान आंदोलन के संबंध में है, और यह जो अंतिम निष्कर्ष या मूल्यांकन है वो अभी स्वामी सहजानंद के अकॉर्डिंग है, यह प्रश्न के अनुसार। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है, जैसे कि यह 1927 में साइमन गोबेक का कहा गया था, उसके बाद भी और भी जो आंदोलन चले थे 1930 वाला 1922 वाला, उसमें भी जो राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग चाहिए था, इस कारण से इसका नहीं किया गया था फोकस किसान आंदोलनों को। अतः उनके आंदोलनों को भुलाया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन में उनकी भूमिका इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कृषकों के आंदोलन के लिए संगठित एवं अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और किसानों की समस्याओं से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का कार्य किया। तो जो स्वामी सहजानंद थे, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो किसान को एक संगठित करके जो अखिल भारतीय स्वरूप में उसको प्रदान किए, और इन्हीं के आधार पर जो है प्रांतीय स्वरूप भी गठन किया गया था। तो कि अब किसानों को एक संगठन, मजबूत संगठन देने का भी कार्य किया था। तो स्वामी सहजानंद की भूमिका को, इसके आलोचना को, इसके मूल्यांकन को हम लोग इस प्रकार से देख चुके हैं, और अन्य नेताओं की जो भूमिका थी, अन्य जो कार्यक्रम थे, उन्हें भी हम लोग देख चुके हैं सार में। तो हम लोगों ने इस प्रकार से पूरे जो किसान आंदोलन को देख लिया है, पृष्ठभूमि देखा हम लोगों ने, क्या पृष्ठभूमि थी, आखिर उसके बाद कारण देखा, क्यों आखिर किसान द्वारा आरंभ किया गया था यह आंदोलन। उसके बाद कार्यक्रम वो देखा जिसमें स्वामी विद्यानंद का जो मधुबनी क्षेत्र में जमंगा राज के विरुद्ध किया गया था। उसके बाद स्वामी सहजानंद की भूमिका को हम लोगों ने देखा, जिसमें सहजानंद द्वारा जो है अखिल भारतीय किसान सभा को जो है औपचारिक रूप से गठन किया गया। उसके अलावा जो कृष्ण सिंह थे, जो किसान नेता थे, मुंगेर क्षेत्र से संबंध रखते थे, वो उन्होंने भी किस रूप से किसान आंदोलन को प्रभावित किया। उसके यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा का भी योगदान, और साथ में राहुल संस्कृत्यायन, वो अन्य नेताओं की जो भूमिका है उसे भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके परिणाम की बात की जाए तो परिणाम के स्वरूप हम लोग देखा कि ब्रिटिश द्वारा भी कुछ सुधार किए गए, नए कानून लाए गए, और जो कुछ जो किसानी नेता थे उन्हें कैद भी किया गया था। तो और यह जो अंततः परिणाम के रूप में यह देखा कि आज़ादी के बाद यह जमींदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से उन्मूलन करने में यह सक्षम हो पाए। आगे अब आलोचना की बात की जाए तो आलोचना भी हम लोगों ने देखा कि यह आलोचना क्यों की जाती है कि उस टाइम में जो किसान आंदोलन का जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस, तो वो समिति द्वारा क्यों विरोध किया गया था। तो वो आलोचना भी हम लोगों ने देखा इसका किसान आंदोलन का, कि उस टाइम में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सभी वर्गों का सहयोग चाहिए था, इस कारण से भी इनका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया था किसान आंदोलनों का। उसके अलावा क्या निष्कर्ष और मूल्यांकन हम लोग देख लिया कि किस प्रकार से जो है यह इनके द्वारा जो कदम उठाया गया था यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और साथ में प्रांतीय परिप्रेक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों था। इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वीडियो को देखा है। तो आप लोग जरूर प्रयास करें इसे आप लोग आंसर राइटिंग करने का। कम से कम आप लोग 500 शब्दों के आसपास, 400 से 500 शब्दों के आसपास यह प्रश्न का उत्तर जो है लिखने का प्रयास कीजिए। अब हम और साथ में चंपारण किसान आंदोलन के संबंध में आप जो वीडियो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसे आप लोग जरूर देखें। इससे आप लोग चंपारण से जो है संबंधित जो भी प्रश्न है उसे सॉल्व करने में बहुत ही सहायता होगी, और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इस कारण से जो की पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसे भी आप लोग याद रखने का प्रयास करें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।